कॉपीकैट मार्केटिंग आपके दौलतमंद बनने की राह। प्रस्तावना। अगर आपको अपने परिणाम पसंद नहीं है तो अपनी नीति बदलें। आज दो चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। पहली, अमीरों को यह पता चलना चाहिए कि गरीब लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और दूसरी चीज़, गरीबों को यह पता चलना चाहिए कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं। व्यवसाय संबंधी एक कहानी मुझे बहुत पसंद है। अपनी आर्थिक तंगी से परेशान एक अधेड़ मैनेजर किसी वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह लेने का फैसला करता है। मैनेजर एक बहुत सम्मानित वित्तीय सलाहकार से अपॉइंटमेंट लेता है, जिसका ऑफिस पार्क एवेन्यू की एक भव्य इमारत में है। मैनेजर जैसे ही सलाहकार के सुसज्जित रिसेप्शन रूम में दाखिल होता है, चकरा जाता है। वहाँ पे कोई रिसेप्शन नहीं है, बस सामने के दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे पे लिखा है कर्मचारी और दूसरे दरवाजे पे लिखा है सेल्फ एम्प्लॉयड। चूंकि मैनेजर एक कर्मचारी है, इसलिए वह कर्मचारी वाले दरवाजे को चुनता है। एक बार फिर दो दरवाजे उसका स्वागत करते हैं। एक पर लिखा है आमदनी $40,000 से कम और दूसरे पर लिखा है आमदनी $40,000 से ज़्यादा। मैनेजर की आमदनी $40,000 से कम है, इसलिए वह पहले वाले दरवाजे को चुनता है। एक बार फिर उसके सामने दो दरवाजे आ जाते हैं। बाएं दरवाजे पे लिखा है साल में $2,000 से ज्यादा बचत और दाएं दरवाजे पे लिखा है साल में $2,000 से कम बचत। मैनेजर के इस बचत खाते में सिर्फ $1,000 ही पड़े हैं, इसलिए वह दाएं से दरवाजे को चुनकर उसके भीतर चला जाता है। वह दोबारा पार्क एवेन्यू की सड़क पर पहुंच जाता है। समान दरवाजे समान परिणामों की ओर ले जाते हैं। बड़ी दुखद लेकिन स्पष्ट बात है कि इस कहानी का मैनेजर अपनी लीक से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, जब तक कि वह अलग दरवाजे खोलने का विकल्प न चुने। कहानी का सबक यह है कि ज़्यादातर लोग उसी मैनेजर की तरह होते हैं। वे जिंदगी में ऐसे दरवाजे खोलने का फैसला करते हैं जो उन्हें घुमा फिरा कर वहीं पहुंचा देते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। अलग परिणाम पाने का इकलौता तरीका यही है कि लोग अलग दरवाजे खोलने का चुनाव करें, है ना? जैसे मेरे एक मार्गदर्शक कहा करते थे, अगर तुम वही करते हो जो हमेशा से करते आए हो तो तुम्हें वही मिलता रहेगा जो तुम्हें हमेशा से मिलता रहा है। क्या आप 95% लोगों में आते हैं या 5% में? कहानी वाले मैनेजर की तरह ही ज़्यादातर लोग एक बंदी बंधाई लीक पर चल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वे आर्थिक कुंठा के अंतहीन चक्कर में फंसे हुए हैं। कहानी वाले मैनेजर की तरह ही ज़्यादातर औद्योगिक देशों के 95% काम करने वाले लोग कर्मचारी हैं। उनकी सालाना कमाई $40,000 से कम है और वे साल में मात्र $2,000 से कम बचा पाते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये आंकड़े काफ़ी आकर्षक लगते हैं, खास तौर पर $40,000 से कम आमदनी वाले लोगों को। मगर हकीकत यह है कि इस दुनिया के 95% लोग तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वे तो बस जैसे तैसे घिसकर चल रहे हैं। 65 साल की उम्र में आम अमेरिकी नागरिक की आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इसके आंकड़ों पर जरा गौर करें। 65 साल की उम्र में 100 अमेरिकी नागरिकों में से 54 नागरिक दूसरों पर आश्रित हैं। 36 नागरिक स्वर्गवासी हो चुके हैं, वहीं 5 नागरिक अभी भी नौकरी कर रहे हैं और 4 नागरिक आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं और मात्र 1 नागरिक दौलतमंद है। अब आपका अंजाम क्या होगा? क्या आप ऐसे आर्थिक दरवाजे खोल रहे हैं जो आपको 95% लोगों की जमात में पहुंचा देंगे, या फिर ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं जो आर्थिक स्वतंत्रता या दौलत की ओर ले जाएंगे, जैसा सिर्फ 5% लोगों के मामले में ही होता है? मुझे यकीन है कि ज़्यादातर लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए ज़्यादा दौलत चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे 65 साल की उम्र में स्वर्गवासी या कड़के होना चाहते हैं या रोजी रोटी कमाने के लिए नौकरी करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हर इंसान को 5% लोगों की जमात में शामिल होने के पूरे फ़ायदे पता चल जाएं, तो बहुत सारे लोग ज़िंदगी में अलग दरवाजे खोलने का विकल्प चुनेंगे। पल भर के लिए कल्पना करें। पल भर के लिए कल्पना करें कि आपकी ज़िंदगी में समय और पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। कल्पना करें कि आप हर सुबह अपने बच्चों को पैदल स्कूल छोड़ने जाते हैं और अपनी नौकरी के चक्कर में उनके स्कूल मैच या सॉकर मैच देखने का मौका कभी नहीं चूकते। कल्पना करें कि आप अपने गोल्फ के समय के हिसाब से अपने कामकाज की दिनचर्या तय करते हैं, न कि अपने कामकाज की दिनचर्या के हिसाब से अपने गोल्फ का समय। कल्पना करें कि आप अपनी इच्छा अनुसार वैकेशन पर कभी भी जा सकते हैं और कभी भी लौट सकते हैं, बजाय इसके कि आपका बॉस आपके वैकेशन की अवधि तय करें। कल्पना करें कि आप अपना कार लोन पटा देते हैं, अपना हाउस लोन चुका देते हैं और हर महीने के अंत में अपने क्रेडिट कार्ड बिल भी चुकता कर देते हैं। कल्पना करें कि आप 5% लोगों की जमात में शामिल हो चुके हैं। अब आप आर्थिक
दृष्टि से स्वतंत्र हैं। अब आप अपनी मर्जी से कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। अंत में यह कल्पना करें कि इस पुस्तक को पढ़ने में 1 घंटे के समय का निवेश करके आप वह चीज़ खोज लेंगे जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। दौलत बनाने की कुंजी। इस पुस्तक का मकसद, मान लें कि आपको 5% लोगों की जमात में शामिल होने का सुनहरा मौका मिलता है। क्या आप इसका फ़ायदा उठाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब हाँ में ही देंगे, क्योंकि यह पूरी पुस्तक इसी बारे में है। आगे के पन्नों में आप सीखेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता का रहस्य यह जानना है कि कौन से दरवाजे खोले जाएं। कॉपीकैट मार्केटिंग 101 आपको इस बारे में जागरूक बनाएगी कि ज़्यादातर लोग 95% की जमात में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वे गलत दरवाजे खोलने वाले लोगों की नकल करते हैं। वे उन दरवाज़ों को खोलते हैं जो सीमित तनख्वाह, नीरस नौकरियों और आर्थिक पराधीनता की ओर ले जाते हैं। संक्षेप में, ज़्यादातर लोग गलत योजना की नकल कर रहे हैं। इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि ज़्यादातर लोग जिस वर्तमान सिस्टम की नकल कर रहे हैं उसमें सिर्फ अस्थायी आमदनी हासिल होती है, सच्ची दौलत नहीं मिलती, क्योंकि यह पैसे के बदले समय की सामान्य वृद्धि पर आधारित है। आप सीखेंगे कि सच्ची दौलत बनाने की कुंजी है लीवरेज। आप लीवरेज का एक बहुत अद्भुत तरीका देखेंगे जिसकी नकल दौलतमंद लोग सदियों से कर रहे हैं। यह तरीका है तीव्र घातांकीय वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप सीखेंगे कि दौलत बनाने का रहस्य हर एक के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप और मैं भी शामिल है, क्योंकि इसकी बुनियाद एक ऐसी चीज है जिसमें हम सभी बड़े माहिर हैं, नकल करना। सबसे बड़ी बात, इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि आम आदमी किस तरह पैसे के बदले समय के जाल को तोड़ सकता है। इसके लिए तो उसे दौलत बनाने के एक आसान सिस्टम की नकल भर करनी है जो आर्थिक स्वतंत्रता के दरवाजे खोल देगा, हमेशा हमेशा के लिए। अध्याय 1, हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। बच्चे कभी बड़ों की बात सुनने में माहिर नहीं होते, लेकिन वे उनकी नकल करने में कभी नहीं चूकते। जेम्स बॉल्डविन, लेखक। मुझे याद है बचपन में मैंने एक जोक बुक पढ़ी थी। मुझे अब भी एक हथौड़ा छाप जोक याद है जो मेरे दोस्तों को और मुझे बहुत बड़ा मज़ेदार लगता था। पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, आपको तो बस डिज़ाइन की हूबहू नकल करनी है। देखा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह हथौड़ा छाप जोक है, लेकिन इसके पीछे की भावना बहुत गंभीर है। हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए, इस बारे में ज़रा गौर से सोचें। हम जिंदगी में बाकी हर चीज़ की नकल करते हैं, है ना, लेकिन हम एक ही चीज़ की नकल करना नहीं सीख पाए, और वह है सच्ची दौलत बनाना। आइए नकल की शक्ति के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इसके बाद हम उन कारणों पर गौर करेंगे जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग दौलत बनाने की नकल का तरीका नहीं खोज पाते हैं। हम सभी एक चीज़ में बड़े माहिर होते हैं, और वह चीज़ है किसी की नकल करना। हम में से हर एक को खास गुणों और योग्यताओं का वरदान मिला है, जिसकी बदौलत हम अनूठे बनते हैं। कुछ लोग बेहतरीन डांसर होते हैं, जबकि कुछ लोग संगीत पर अपने पैर भी नहीं चला पाते। हम में से कई लोगों में कलात्मक योग्यता होती है, जबकि बाकी लोगों को साधारण तस्वीर बनाने में भी बहुत मुश्किल आती है। हम में से कुछ लोग बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, जबकि बाकी तो सीधी लकीर पर भी बगैर लड़खड़ाए नहीं चल सकते। लेकिन बिना किसी अपवाद के हम में से हर व्यक्ति एक चीज़ में बड़ा माहिर होता है, और वह चीज़ है किसी की नकल करना। क्या आपने कभी सोचा कि हम नकल करने में कितने माहिर हैं? इस क्षेत्र में हम में प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। हम कॉपीकैट यानी कि नकल करने में जीनियस हैं। नकल करने के मामले में हम सभी उत्कृष्ट होते हैं, और यह गुण हम सभी में होता है, चाहे हम कहीं भी रहते हों या हमारी योग्यता कितनी भी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब हैं, श्वेत हैं या अश्वेत हैं, पुरुष हैं या महिला हैं, हम सभी नकल करने में माहिर होते हैं। तो फिर हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? पालने से कब्र तक नकलची। नकल उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन हम पैदा होते हैं। हम भाषा, खान पान, बाल काटने की शैली, चाल ढाल, कपड़े पहनने की शैली, हर चीज़ की नकल करते हैं। स्कूल पहुंचने पर हम अक्षरों की नकल करके पढ़ना लिखना सीखते हैं। अगर आप किसी पाश्चात्य देश में पैदा हुए हैं तो आपने पन्नों के बाएं सिरे से दाएं सिरे तक लिखने के सिस्टम की नकल की। अगर आप एशिया के कुछ हिस्सों में पैदा हुए हैं तो आपने दाएं से बाएं लिखने के सिस्टम की नकल की है। ज़्यादा बड़े होने पर हमने नकल करके कार चलाना सीखा,
इंस्ट्रक्टर ने हमें सिखाया कि किस तरह रियर व्यू मिरर में देखना है, मुड़ने के सिग्नल पर मुड़ना है, एक्सीलरेटर पर हल्के से दबाव डालना है, स्पीड लिमिट के हिसाब से गाड़ी चलानी है और चौराहों पर रुकना भी है। हमने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की जितनी बेहतर नकल की उतनी ही आसानी से हमने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। जैसा देश वैसा भेष। हम सभी अपने आसपास के लोगों की नकल करने में इतने माहिर होते हैं कि भिन्न संस्कृतियों और लोगों के रीति रिवाजों और आदतों को देखकर दंग रह जाते हैं। इसलिए जैसा देश वैसा भेष कहावत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि हमें भिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, खासकर दूसरे देशों की यात्रा करते समय। कहना सरल है, करना कठिन है। हम अपने आसपास के रीति रिवाजों की नकल करने के इतने आदी हो गए हैं कि दूसरी संस्कृतियों के नकल के बारे में सुनकर हमें हैरत और गुदगुदी होती है। दुनिया भर के टीवी दर्शकों के प्रिय नाश्तों की संक्षिप्त सूची से आपको मेरा मतलब समझ में आ जाएगा। अमेरिका का प्रिय नाश्ता है पॉपकॉर्न, चीन का प्रिय नाश्ता है मुर्गे की टांग, जापान का प्रिय नाश्ता है टी सैंडविच, मैक्सिको भुनी हुई मक्का, भारत का है मटन सैंडविच, कोरिया धूप में सूखे हुए स्क्विड्स। अब आप बताएं, क्या आपके मन में यह विचार आया वे यह चीज़ कैसे खा सकते हैं? धूप में सूखे हुए स्क्विड्स, मुर्गे की टांग, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? लेकिन जरा सोचें, अगर आप कोरिया में पले बड़े होते तो टीवी देखते वक्त आप नाश्ते में क्या खा रहे होते? हाँ, आपका अंदाजा सही है, धूप में सूखे हुए स्क्विड्स। काम करने के तरीके की नकल। मेरी बात का मूल मुद्दा यह है कि संस्कृतियों में अनगिनत भिन्नताएं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सभी संस्कृतियों में एक अद्भुत समानता होती है। हम अपने रीति रिवाज एक ही तरीके से सीखते हैं, नकल करके। हम इतनी ज़्यादा नकल करते हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं रहता। सांस लेने की तरह ही नकल करना भी हमारी आदत में शुमार हो जाता है। तो मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूँ, हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नकल इंसान को मिला सबसे शक्तिशाली शिक्षण साधन है। नकल हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू पर असर डालती है, जिसमें छोटी छोटी आदतों से लेकर जिंदगी बदलने वाले बड़े निर्णय भी शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा काम करने में बिताते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपने उन कामों को करना कैसे सीखा? आपने कंप्यूटर पर पत्र लिखना कैसे सीखा? आपने यह कैसे सीखा कि किस पोशाक को पहनकर ऑफिस जाना है? और आपने नवनियुक्त कर्मचारियों को यह कैसे सिखाया? अपने कामों की नकल करना सिखाकर। यही हकीकत है। मनोवैज्ञानिक इसे मॉडलिंग और मिररिंग, प्रतिरूपण और प्रतिबिंबन का नाम देते हैं। मैं तो इसे पेशेवर नकलची बनना कहता हूँ। इस बारे में कोई शक नहीं है कि हम पालने से लेकर कब्र तक जिंदगी भर नकल करते रहते हैं। इसके कारण बहुत से हैं। नकल करना आसान होता है। हमें हर बार शुरू से हर चीज़ नहीं करनी होती, मगर यह कारगर है और हमें इसकी जन्मजात प्रतिभा भी होती है। बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। कहावत को इस तरह भी कहा जा सकता है, लोग जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। अगर इस दुनिया का हर आदमी एक चीज में माहिर है तो वह है नकल, कॉपी कैटिंग। नौकरियों की नकल पर एक संक्षिप्त ऐतिहासिक सबक। पैसा कमाने के क्षेत्र में भी हम नकल ही करते हैं। हजारों सालों तक किसानों के बेटे अपने पिता की नकल करके किसान बने, मोचियों के बेटे भी मोची बने। इसी कारण हमारे बहुत से सरनेम व्यवसायों के नाम पे है, जैसे फार्मर, स्मिथ, कारपेंटर, टेलर वगैरह वगैरह। औद्योगिक क्रांति के बाद फार्मर, स्मिथ, कारपेंटर और टेलर जैसे सरनेम वाले लाखों बच्चों ने पुश्तैनी व्यवसाय छोड़ दिया और वे एक काम की नई अवधारणा नौकरी की नकल करने शहर आ गए। नौकरी की नकल कई पीढ़ियों तक काफी कारगर साबित हुई, और खास तौर पर अमेरिका में, जो औद्योगिक क्रांति का बेताज बादशाह है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में 2 विश्व युद्धों और महान मंदी की शाह छाया में ज्यादातर लोग अपने परिवार वालों या दोस्तों की नकल करके खुश थे। 9 से 5 तक की नौकरी से संतुष्ट थे, चूंकि उनकी उम्मीदें उनकी जीवन शैली से आगे नहीं जा रही थी, इसलिए नौकरी करनी चाहिए। मानसिकता की नकल करने वाले लोग अपनी स्थिति से संतुष्ट थे। नकल करें, लेकिन सोच समझकर। जिंदगी की लगभग हर चीज की तरह ही नकल का भी एक बुरा पहलू होता है। हम किसी की नकल करते हैं, इसका यह मतलब नहीं होता कि वह अच्छी है, वह कार्यकुशल है या वह उपयोगी है। दुर्भाग्य से अक्सर सोचने के आलस की वजह से हम नकल का बहाना बना लेते हैं।
इनसे मुझे मेन स्ट्रीट के एक बड़े बूढ़े दुकानदार की कहानी याद आती है। एक दुकानदार के स्टोर के डिस्प्ले विंडो में एक बड़ी घड़ी रखी रहती थी। बरसों तक दुकानदार देखता रहता। एक संभ्रांत व्यक्ति हर दिन दोपहर को स्टोर के सामने आता था, बड़ी घड़ी के सामने ठहरता, अपनी जेब से पॉकेट वॉच निकालता और सावधानी से समय मिलाता था। एक दिन दुकानदार की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उससे रहा नहीं गया। जब संभ्रांत व्यक्ति बड़ी घड़ी के सामने आकर रुका तो दुकानदार स्टोर से बाहर की ओर लपका और उसने उस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि वह हर दिन अपनी घड़ी क्यों मिलाता है। उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं टाउन मिल का फोरमैन हूँ, मुझे हर दिन शाम को 5 बजे हुटर बजाना होता है, इसलिए मैं यह पक्का कर लेता हूँ कि वह ठीक समय पर ही बजे। बूढ़े दुकानदार ने उससे बड़ी हैरानी से देखा और फिर जोर से हंसने लगा। फोरमैन ने पीछे हटकर गुस्से से कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? दुकानदार बोला, बुरा न माने, मैं आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मुझसे हंसी रोकी नहीं गई, इसलिए कि मैं बरसों से अपनी घड़ी आपके 5 बजे के हुटर से मिलाता आ रहा हूँ। यह कहानी नकल के एक अजीब पहलू का आदर्श उदाहरण है। हम दूसरों की नकल करते हैं, दूसरे हमारी नकल करते हैं, और हम अक्सर यह मान बैठते हैं कि जिन लोगों की नकल कर रहे हैं उनके पास ही सही जवाब है। मैं दोहराता हूँ, हम मान बैठते हैं कि हम सही लोगों की नकल कर रहे हैं। ठीक यही होता है। अगर नौकरी करने से पहले हम अच्छी तरह सोच विचार न कर लें कि हमने नौकरी का विकल्प क्यों चुना, मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि नौकरी करना ही दौलत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। सच्चाई कुछ और है। दरअसल नौकरी से सच्ची दौलत नहीं बनती। नौकरी से तो सिर्फ अस्थायी आमदनी मिलती है और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आइए हम नौकरी की नकल की दोबारा जांच करें। जैसा कि मैंने पहले कहा था, नकल करना सीखने का सबसे शक्तिशाली साधन है, लेकिन कभी कभार हमें पीछे हटकर अपनी मान्यताओं की पड़ताल भी करनी चाहिए कि हम किस चीज़ की नकल कर रहे हैं और क्यों, ताकि नकल करने से हमें सचमुच वही मिले जो हम पाना चाहते हैं। इस पूरे अध्याय में मैंने बार बार यह सवाल पूछा है, हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? जवाब दुखद लेकिन स्पष्ट है। हम में से ज़्यादातर लोग दौलत बनाने के बजाय नौकरी करने के मार्ग की नकल करते आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की राय में नौकरी उनके आर्थिक सपनों को हकीकत में बदलने का इकलौता तरीका है। शायद वे नौकरी के अलावा किसी दूसरे विकल्प के बारे में जानते ही नहीं हैं। शायद उन्हें पता ही नहीं है कि दौलत के अन्य स्रोत भी होते हैं, या शायद उन्हें यह लगता है कि वे नौकरी के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में सच्ची दौलत बनाने में सक्षम नहीं है। कारण चाहे जो भी हो, परिणाम वही होता है। ज़्यादातर व्यक्ति 5% लोगों की बजाय 95% लोगों की जमात में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे सच्ची दौलत के बजाय अस्थायी आमदनी बनाने और नौकरी के मार्ग की नकल कर रहे हैं। इस मामले में आपकी क्या स्थिति है? आप किस चीज़ की नकल करने का चुनाव कर रहे हैं? क्या आप उन 95% लोगों जैसा बनने का विकल्प चुन रहे हैं जो नौकरी के मार्ग की नकल कर रहे हैं, या फिर आप उन 5% लोगों जैसा बनने का विकल्प चुन रहे हैं जो दौलत बनाने के मार्ग की नकल कर रहे हैं? गलत मान्यताओं को बाहर निकालें। जैसा एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, आपका दिमाग एक पैराशूट जैसा होता है। यह सिर्फ तभी काम करता है जब यह खुला हो। आज यह पहले से भी ज़्यादा अनिवार्य है कि हम अपने दिमाग को खोलें और जागरूक बन जाएं कि नौकरी करना दौलत बनाने का नहीं बल्कि आमदनी कमाने का सिस्टम है। मुझे लगता है कि अगर लोग जैसे जैसे ज़िंदगी गुजारने के बजाय वाकई तरक्की करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी गलत मान्यताओं को बाहर निकालना होगा और दौलत बनाने के वैकल्पिक तरीकों के प्रति अपने दिमाग को खोलना होगा। मैं मानता हूं कि 95% लोग, यानी नौकरी वाले दरवाजे से दाखिल होने वाले लोग, वापस लौटकर उसी जगह पर आते रहेंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। बहरहाल मुझे यकीन है कि अगर हम अलग अलग परिणाम पाने और 5% लोगों की जमात में शामिल होने के बारे में वाकई गंभीर हैं तो हमें उन दरवाजों को खोलना होगा जो दौलत बनाने की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में हम आमदनी कमाने और दौलत बनाने के फर्क की ज़्यादा गहराई से पड़ताल करेंगे। अगले अध्याय में हम उन्हीं कारणों को भी जानेंगे जिनकी वजह से आज सच्ची दौलत बनाना इतिहास के किसी भी युग की तुलना में ज़्यादा संभव क्यों है। सच्ची दौलत क्या है? अगर आपको लोगों को यह बताना पड़े कि आप अमीर हैं तो आप अमीर नहीं हैं। जो ई ब्राउन, कॉमेडियन। दौलतमंद होने का क्या मतलब है? मेरा मतलब है सचमुच दौलतमंद होने का। एक बात तो तय है कि दौलत का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए दौलत का मतलब यह नहीं है कि मैं मनचाही चीज़ें खरीद सकूं, हालांकि यह फ़ायदा भी कुछ कम नहीं है। मेरे लिए दौलत का मतलब है पूरी स्वतंत्रता। दौलत की मेरी निजी परिभाषा यह है और मेरे विचार में इससे दौलत के सबसे बड़े फायदे शामिल हैं। दौलत का मतलब इतना पैसा और समय होना है कि आप जो चाहें जब चाहें कर सकें,
क्या आपको लगता है कि अरबपति बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के पद पर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करना ही पड़ेगा, या फिर इसलिए क्योंकि वे इसे करना चाहते हैं? मेरे हिसाब से यह कहना तार्किक है कि बिल गेट्स के पास इतना समय और पैसा है कि वे जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं। कारण यह है कि बिल गेट्स ने आमदनी नहीं कमाई है, उन्होंने तो सच्ची दौलत बनाई है। संक्षेप में, सच्ची दौलत का मतलब है स्वतंत्रता। दौलत का मतलब है चुनने की स्वतंत्रता। चक फिनी भी आर्थिक दृष्टि से बिल गेट्स के समूह में ही है। दुनिया भर के हवाई अड्डों में सैकड़ों ड्यूटी फ्री दुकानों के संस्थापक के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है, या ज्यादा सटीकता से कहें तो उनके पास अरबों डॉलर की संपत्ति थी। 1984 में फिनी ने अपनी $3.5 बिलियन की संपत्ति का 99% हिस्सा एक परोपकारी संस्था को दान कर दिया। आज वे दुनिया भर में समाज सेवा करने की खातिर अपना पैसा और समय दान कर रही हैं। बिल गेट्स और चक फिनी दोनों ही यह बात अच्छी तरह से समझते हैं कि दौलत का मतलब होता है यह चुनने की पूरी स्वतंत्रता कि आप अपना समय और पैसा कैसे खर्च करें। बिल गेट्स ज़्यादा दौलत बनाने में समय खर्च करने का विकल्प चुन रहे हैं, जबकि फिनी अपनी संपत्ति दान करने में अपना समय लगा रहे हैं। दोनों में साझी बात है सच्ची दौलत, जिसकी वजह से ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चुनाव कर पाए। अपना समय समझदारी से खर्चें। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब है ढेर सारा पैसा जिससे आप भौतिक वस्तुएं खरीद सकें। बहरहाल, इससे सबसे समझदार लोग समझते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब ज़्यादा चीज़ें खरीदने में सक्षम होना ही नहीं है। इसका असल मतलब है अपनी मनचाही चीज़ें करने के लिए ज़्यादा समय होना। इस बारे में सोचें, जब आप बुढ़ापे में किसी नर्सिंग होम के सामने वाले पोर्च में बैठकर अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे तो आपको किस बात का ज़्यादा अफसोस होगा? ज़्यादा महंगा घर न खरीद पाने का, या अपने बच्चों के बचपन में उनके साथ ज़्यादा वक्त न गुजार पाने का? आपको किस बात का ज़्यादा अफसोस होगा? ऑफिस में प्रमोशन के लिए 24 घंटों काम न करने का, या अपने माता पिता और दोस्तों के साथ ज़्यादा समय न बिताने का जब उन्हें आपकी ज़रूरत थी? यह हमारी सबसे कीमती वस्तु है। इसका मोल सोने चांदी से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक बार जब यह चला जाता है तो आप इसे दोबारा कभी नहीं पा सकते। अगर आपकी कार बर्बाद हो जाती है तो आप हमेशा दूसरी कार खरीद सकते हैं। अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो आपको हमेशा दूसरी नौकरी मिल सकती है। अगर किसी बुरे निवेश में आपका पैसा डूब जाता है तो आप हमेशा ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी भी सूरत में वह समय दोबारा नहीं पा सकते जिसे आपने बर्बाद कर दिया है या गंवा दिया है। बताएं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। एक बार जब यह चला जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। प्राचीन चीनी कहावत इसे सबसे अच्छी तरह बयान करती है। एक पल का समय बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी सारी संपत्ति किसी गहरे कुएं में फेंक दें। इसलिए मैं कहता हूँ कि सच्ची दौलत का मतलब इतना पैसा और समय होना है कि आप जब जो चाहें जब चाहें कर सकें। निसंदेह सच्ची दौलत का सबसे बड़ा फायदा यह चुनने की स्वतंत्रता है कि आप अपना समय कैसे खर्च करें। आमदनी कमाना, पैसे के बदले समय का जाल। क्या आप ऐसे मेहनती डॉक्टरों और वकीलों को जानते हैं जो साल भर में $1.5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं है? क्या वे सच्ची दौलत बना रहे हैं? दौलत की मेरी परिभाषा के हिसाब से नहीं। इसका कारण यह है, हालांकि कई ऊंची आमदनी वाले प्रोफेशनल्स के पास अपनी मनचाही चीज़ खरीदने और करने के लिए पैसा होता है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर के पास समय नहीं होता। उन्हें अपने पैसे में मेहनत लगातार करनी पड़ती है, हर दिन। दरअसल उन्हें अपनी जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए काम करना उनकी मजबूरी है। जो लोग अपने काम धंधे के जाल में फंसे हैं वे दरअसल दौलत नहीं बना रहे हैं, बल्कि आमदनी कमाने के अंतहीन चक्कर में फंसे हुए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी आमदनी कितनी कम या ज़्यादा है। आमदनी कमाने का जाल कुछ इस तरह का होता है कि आप अपना समय देकर उसके बदले में डॉलर कमाते हैं। इसका मतलब कि आपको पैसे तब तक नहीं मिलते जब तक कि आप खुद काम न करें। चाहे कचरा उठाने वाला हो जो $60 प्रति घंटे की न्यूनतम दर से कमाई करता है, या हृदय रोग विशेषज्ञ हो जो $5000 प्रति घंटे कमाता है, वह समय की एक इकाई के बदले में डॉलरों की एक इकाई पा रहा है। आमदनी कमाने वाले सिस्टम में 10 घंटों के काम के बदले में 10 घंटों की तनख्वाह मिलती है। दुर्भाग्य से आमदनी कमाने की चक्की अंतहीन है, जिसे लगातार पीसना पड़ता है। इसलिए मैं आमदनी कमाने को पैसे के बदले समय का जाल कहता हूँ। इससे बुरी बात यह है कि जब चक्की रुक जाती है तो आमदनी भी रुक जाती है। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी बीमार हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं या लंबे समय तक छंटनी के शिकार हो जाते हैं
या बर्नआउट से पीड़ित हो जाते हैं, उनकी आमदनी शून्य हो जाती है। जब खर्च आमदनी के बराबर होते हैं, आम अमीर प्रोफेशनल पर एक नज़र डालकर देखते हैं। हम उसे जॉन स्मिथ एमडी का नाम देते हैं, जिसकी आमदनी $2.5 लाख है। देखिए, हर लिहाज से $2.5 लाख की सालाना आमदनी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब ऊंचे भुगतान वाले प्रोफेशनल अपनी जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए अपनी आमदनी पर निर्भर हो जाते हैं, तो वे अनजाने में ही पैसे के बदले समय के जाल में फंस जाते हैं। एक $2.5 लाख सालाना आमदनी वाले प्रोफेशनल आम आदमी का खर्च, कुल आमदनी $2.5 लाख और टैक्स 33% के हिसाब से $82,500। शुद्ध सालाना आमदनी $1,67,500, मासिक आमदनी $14,000। अब हम इनका मासिक खर्च देखते हैं। 2 आलीशान कारों के कर्ज की किस्त $1,000, झील के सामने वाले बंगले के कर्ज की किस्त $4,000, बीमा, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, कार बीमा का खर्च $1,500, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च $1,500, बाहर खाना, मनोरंजन, सीजन टिकट $2,000, हर साल परिवार के साथ 2 वेकेशन $1,500, कपड़े, आभूषण, फर्नीचर $500, चर्च और परोपकार का खर्च $500, कंट्री क्लब की फीस $500, बचत $1,000, कुल मासिक खर्च $14,000, कुल मासिक आमदनी $14,000, शेष राशि $0। अल्पकालीन आमदनी का गुलाम। जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर स्मिथ बेहतरीन जीवन शैली जीते हैं। हम सभी इतने मालदार बनना चाहेंगे कि बेहतरीन कंट्री क्लब की सदस्यता हासिल करें, कोलोराडो में महंगी स्की वेकेशन का आनंद लें या फिर कैरेबियन की सुखद क्रूज पर जाएं। यकीनन डॉक्टर स्मिथ की जीवन शैली ऐसी है जिसके हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन वे उस जीवन शैली की बड़ी भारी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने इसकी खातिर अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। डॉक्टर स्मिथ के पास अल्पकालीन आमदनी तो है, लेकिन उनके पास अपनी मन मर्जी से आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है। वे अपनी नौकरी की जंजीर में बंधे हुए हैं, क्योंकि वे अपनी जीवन शैली के गुलाम बन चुके हैं। डॉक्टर स्मिथ को हर दिन ऑफिस जाना पड़ता है, चाहे उसका मन हो या न हो। अगर स्मिथ नहीं जाएंगे तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर डॉक्टर स्मिथ को पैसे नहीं मिलेंगे तो घर की किस्त या कार लोन की किस्त, क्रेडिट कार्ड के बिल, प्राइवेट स्कूल की फीस भी नहीं पट पाएगी। कोई हैरानी नहीं है कि इतने सारे प्रोफेशनल असमयी हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। एक दुर्घटना जो होने का इंतजार कर रही है। जरा सोचिए, ऊंची तनख्वाह वाले डॉक्टर की क्या हालत होगी अगर उसके हाथों में आर्थराइटिस हो जाए और काम छूटने की वजह से वह आमदनी न कमा पाए। अब असल मुद्दे की बात पर आते हैं। आप बताएं, आप कहाँ होंगे अगर आप काम छूटने की वजह से आमदनी न कमा पाए? ज़्यादातर लोगों के लिए यह बहुत बुरा सपना होता है। आमदनी कमाने के साथ साथ यही समस्या है, यह अल्पकालीन होती है। अगर आप काम करना छोड़ देते हैं तो आमदनी भी छूट जाती है, और अगर नौकरी या पैसे के अलावा आपको कहीं से भी आमदनी नहीं होती है तो आप तबाही की ओर बढ़ रहे होते हैं। बिजनेस वीक मैगजीन के अनुसार आम कर्मचारी को मकान खरीदने, छोटी मोटी बचत करने और रिटायरमेंट के लाभ इकट्ठे करने में आधी जिंदगी लग जाती है। यह सब गंवाने के लिए सिर्फ 6 महीने की बेरोजगारी ही काफ़ी होती है। यह भयावह नहीं है तो और क्या है? रेजिडुअल आमदनी से स्वतंत्रता। क्या यह बेहतरीन नहीं होगा कि आप डॉक्टर स्मिथ की जीवन शैली के सभी फायदों का आनंद ले सके, लेकिन आपको हर दिन काम पर जाने का बंधन न हो, बशर्ते आप न जाना चाहते हो। यह तो सबसे बड़े सपने के सच होने जैसा होगा, है ना? सौभाग्य से अल्पकालीन आमदनी के अलावा एक अन्य प्रकार की आमदनी भी होती है। इसे रेजिडुअल, अवशिष्ट आमदनी कहते हैं। अल्पकालीन आमदनी के विपरीत रेजिडुअल आमदनी तब भी पैसे कमाती है जब आप काम पर नहीं जा रहे होते हैं। रेजिडुअल आमदनी पैसे के बदले समय का शिकार नहीं होती है, क्योंकि यह डॉलर और समय की अदला बदली पर निर्भर नहीं होती। रेजिडुअल आमदनी कैसे कमाई जाती है, इसके लिए हम एक और काल्पनिक प्रोफेशनल पर नजर डालते हैं। हम उन्हें जो जॉन सीपीए नाम देते हैं। डॉक्टर स्मिथ की तरह ही मिस्टर जोन्स की प्रैक्टिस भी जमकर चलती थी, लेकिन स्मिथ के विपरीत मिस्टर जोन्स रेजिडुअल आमदनी की शक्ति से पूरी तरह वाकिफ थे। अपने समृद्ध कैरियर के अंतिम 40 सालों में मिस्टर जोन्स ने अपनी कुल आमदनी का 10% बचाया और समझदारी से उसका निवेश किया। अब वे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज मिस्टर जोन्स के $1.5 मिलियन म्यूचुअल फंड में निवेशित हैं, जो हर साल 10% कमा रहे हैं। इससे उन्हें डॉक्टर स्मिथ की अल्पकालीन आमदनी के बराबर रेजिडुअल आमदनी हो जाती है, $1.5 लाख। हालांकि आमदनी समान है, लेकिन इसे कमाने के तरीके में बहुत फर्क है, जैसे कि नीचे दिए गए चार्ट से स्पष्ट होता है। अल्पकालीन आमदनी बनाम रेजिडुअल आमदनी। अल्पकालीन आमदनी में आप डॉलर के बदले समय की अदला बदली करते हैं।
जबकि रेजिडुअल आमदनी में आप अपने समय की लीवरेजिंग करते हैं। अल्पकालीन आमदनी में पैसा सामान्य गति से बढ़ता है, जबकि रेजिडुअल आमदनी में पैसा तीव्र घातांकीय गति से बढ़ता है। अल्पकालीन आमदनी में अगर आप विकलांग हो जाएं तो आमदनी बंद हो जाती है। रेजिडुअल आमदनी अनंत काल तक जारी रहती है। अल्पकालीन आमदनी से आप सच्ची दौलत नहीं बना रहे हैं, लेकिन रेजिडुअल आमदनी से आप सच्ची दौलत बना रहे हैं। अल्पकालीन आमदनी में समय आपके काबू में नहीं है, बल्कि रेजिडुअल आमदनी में समय की पूरी स्वतंत्रता होती है। अल्पकालीन आमदनी में आप बस घिसट कर चल रहे हैं, बल्कि रेजिडुअल आमदनी में आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अल्पकालीन आमदनी में काम बंद तो आमदनी भी बंद हो जाती है, लेकिन रेजिडुअल आमदनी में आमदनी लगातार आती रहती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन सी आमदनी पाना चाहेंगे, अल्पकालीन आमदनी या फिर रेजिडुअल आमदनी? जवाब स्पष्ट है, सच्ची दौलत बनाना। दौलत बनाना आमदनी कमाने के विपरीत है। यह पैसे के बदले समय के जाल से भिन्न है। इसकी वजह है लीवरेज नामक अवधारणा। सच्ची दौलत बनाने का इकलौता तरीका है अपने समय, पैसे और प्रयासों की लीवरेज करना, ताकि 10 घंटे के काम के बदले में 100 घंटे, यहाँ तक कि 1000 घंटे का भुगतान मिले। आपने देखा, अमीर लोग ज्यादा अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि वे अपने पैसे को लंबे समय तक निवेश करके लीवरेज का फायदा उठाते हैं, जैसा मैंने अपनी दूसरी पुस्तक में बताया है। आम मिलियनियर वर्षों तक अपनी 20% आमदनी बचाकर और समझदारी से उसका निवेश करके अपनी दौलत कमाता है। अमीर लोग इसी तरह अमीर बनते हैं और बने रहते हैं, लंबे समय तक निवेश करके अपने पैसे से अपने लिए काम करवाकर। आमदनी कमाने और दौलत बनाने में बड़ा फर्क होता है। आमदनी बनाना अल्पकालीन है। आमदनी बनाने में आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि काम बंद हो तो आमदनी बंद। दौलत बनाना स्थायी है। आप पैसे के बदले समय के जाल से बच जाते हैं, क्योंकि आप अपने पैसे और समय दोनों से अपने लिए काम करवाते हैं। अपने समय की लीवरेजिंग करना। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों के पास मिस्टर जोन्स जितना पैसा आता है, या वे इतने अनुशासित होते हैं जिससे वे अपनी मासिक बचत और लीवरेजिंग करके $1.5 मिलियन बना सकें। सौभाग्य से पैसे की लीवरेजिंग ही सच्ची दौलत बनाने का एकमात्र अचूक और सच्चा तरीका नहीं है। सच्ची दौलत बनाने का दूसरा तरीका है अपने समय की लीवरेजिंग करना। इसका मतलब है समय बर्बाद करने के बजाय इसका निवेश करना। पुरानी कहावत है, धन ही समय है। इसलिए लीवरेज की शक्ति की वजह से आज यह कहावत पहले से ज्यादा सच है। एक बात तो तय है, हम सभी के पास एक बराबर पैसा नहीं है, लेकिन यह बात उतनी भी तय है, हम सभी के पास एक बराबर समय है। देखिए, एक बात अच्छी तरह समझ लें कि यह पुस्तक दौलत बनाने के लिए आपसे पैसों का निवेश करने के बारे में नहीं कहती। यह तो दौलत बनाने के लिए आपके समय का निवेश करने के बारे में है। कारण स्पष्ट है, सही तरह से लगाया गया समय पैसे जितना ही मूल्यवान होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति बिलियनियर है या भिखारी। हम सभी के पास एक बराबर समय होता है। एक दिन में 24 घंटे, एक हफ्ते में 168 घंटे और एक महीने में 672 घंटे और एक साल में 8064 घंटे। दौलत बनाने की कुंजी ज़्यादा समय उत्पन्न करना नहीं है, क्योंकि यह तो असंभव है। कुंजी तो अपने पास मौजूद समय का पूरा फायदा उठाने हैं। बताइए, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? आज सच्ची दौलत बनाने के लिए सिर्फ पैसे, जो हम में से ज्यादातर के पास बहुत कम होते हैं, की लीवरेजिंग ही एकलौता तरीका नहीं है। हम सभी खुशकिस्मत है कि सच्ची दौलत बनाने के लिए समय, जिसकी हम सभी के पास समान मात्रा होती है, की लीवरेजिंग करने का तरीका भी मौजूद है। सौभाग्य से आज लीवरेजिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप थोड़ा सा समय लगाकर ढेर सारे डॉलर कमा सकते हैं, बजाय सामान्य सिस्टम के जिसमें आप ढेर सारा समय लगाकर थोड़े से डॉलर कमाते हैं। सौभाग्य से आज आपके समय और प्रयासों की लीवरेजिंग करने का एक सरल अनुकरणीय सिस्टम है, जिसकी नकल हर व्यक्ति कर सकता है। क्या आप गलत सिस्टम की नकल कर रहे हैं? आइए इस बात को स्वीकार कर लें कि हम में से ज़्यादातर लोगों का सरनेम ड्यूपॉन्ट या रॉकफेलर नहीं है, यानी हम बहुत अमीर नहीं हैं। हम बिल गेट्स और चक फिनी जैसे पैदाइशी जीनियस नहीं हैं, और हमारे पास टाइगर वुड्स या एंजेलिना जोली जैसी प्रतिभा भी नहीं है। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि जिंदगी की लॉटरी जीतने से ही दौलत बन सकती है। यह सिर्फ बेहद गुणी लोगों के लिए संभव है, या बहुत खुशकिस्मत लोगों के लिए, लेकिन यह यकीनन आपके और मेरे जैसे आम लोगों के लिए संभव नहीं है। यह सब बकवास है। हमें इस सीमित सोच से कतई सहमत नहीं होना चाहिए। यह कूड़ा चिंतन है, और हमें हर तरह के नकारात्मक विचारों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए फौरन। हकीकत तो यह है कि ज़्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि वे दौलत नहीं बना सकते, जबकि दरअसल वे बना सकते हैं।
ज़्यादातर लोगों के दौलतमंद न बन पाने का असल कारण यह है कि उन्हें कभी भी दौलत बनाने वाले ऐसे सिस्टम की जानकारी नहीं मिली जिसकी कि वे नकल कर सकें। दूसरे शब्दों में, हम में से ज़्यादातर ने गलत योजना की नकल की है। चूंकि हमें दौलत बनाने वाली योजना की जानकारी ही नहीं है जिसकी हम नकल कर सकें, इसलिए हम उस चीज़ की नकल कर लेते हैं जिसे हमारी जान पहचान का हर व्यक्ति कर रहा है। यानी हम नौकरी करने लगते हैं, हम वही करते हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं और परिणाम स्वरूप हमें वही मिलता है जो कि ज़्यादातर लोगों को मिलता है। नौकरी बुरी नहीं होती। मेहरबानी करके यह समझ लें कि मैं नौकरियों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो नौकरी से मिलने वाले परिणामों को बुरा कह रहा हूँ। अगर नौकरी करने से सच्ची दौलत बनती होती तो मैं सबसे पहले आपको नौकरी की राह पर चलने की सलाह देता, लेकिन ऐसा नहीं है। यही इसकी कठोर सच्चाई है। सामान्य वृद्धि के बजाय तीव्र घातांकीय वृद्धि की नकल करें। सच्चाई है कि आप आमदनी कमाने वाले सिस्टम की नकल करके कभी सच्ची दौलत नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यह सामान्य वृद्धि पर आधारित है। सच्ची दौलत बनाने का सिस्टम लीवरेज ग्रोथ पर आधारित होता है। अगले अध्याय में हम सामान्य वृद्धि की सीमाओं को गौर से देखेंगे। हम इसके बारे में बातचीत करेंगे कि अगर हम सच्ची दौलत बनाकर भी पूरी तरह स्वतंत्र होने के बारे में सचमुच गंभीर हैं तो हमें लीवरेज वाले सिस्टम की नकल करने की जरूरत क्यों है।